नैनीताल के जिला पंचायत का अध्यक्ष पद का तो पूरी तरीके से अपहरण किया गया। उसके साथ पंचायती तंत्र और लोकतंत्र का भी अपहरण कर लिया गया। जो आज की सरकार है उसमें लोकतंत्र सुरक्षित है, न पंचायती तंत्र सुरक्षित है, न लोगों का जनजीवन सुरक्षित है। देखिए, माननीय हाईकोर्ट ने एक टिप्पणी की जो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि यदि गैरसैंण में राजधानी होती तो ये दर्द, ये स्थितियां नहीं होती जो आज राज्य की दिखाई दे रही है। नहीं तो 2027 यदि हारे तो फिर 2032 तक इन सब का अस्तित्व मिट जाएगा। राज्य निर्माण में हमारी भूमिका सप्लीमेंट्री भूमिका थी। मुख्य भूमिका में राज्य आंदोलनकारी थे और ये राज्य बना हमारी माँ बहनों के बलिदान से, उनके संघर्ष से। तो हरक सिंह जी ने के बयान ने उसको गति देने का काम किया और उनके सीने में भाजपा के कई पाप दफन हैं। अब उन पापों को कब कब उगलते हैं उसकी प्रतीक्षा है, देखते हैं। नमस्कार, मैं विशाल शर्मा, आपकी गूंज पॉडकास्ट में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज हम आपको एक ऐसी महान शख्सियत से रूबरू कराएंगे जिन्होंने उत्तराखंड निर्माण से लेकर के आज तक इस उत्तराखंड में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और आज की जो वर्तमान की राजनीति चल रही है और जो भी उत्तराखंड में आप भूचाल देख रहे हैं आया हुआ है राजनीति में कुछ समय से, उस सारे बिंदुओं पे आपसे बात करेंगे और उत्तराखंड की विकास को लेकर के और पुराने जितने भी उत्तराखंड के जो दर्द हैं, जनता बार बार उसकी गुहार लगा रही है, उन सब बिंदुओं को लेकर बात करेंगे। आज हमारे बीच में आपकी गुंज पॉडकास्ट में पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के वरिष्ठ नेता कांग्रेस के हरीश रावत जी, आपका स्वागत है। आपसे एक बात जानना चाहेंगे, वर्तमान में कई घटनाएं घटी हैं, इस समय भूचाल आया हुआ है, जो नैनीताल का इतना बड़ा जो पंचायत चुनाव में जो पूरे देश ने देखा, जिसको लेकर के तमाम बल्कि कहें तो हाई कोर्ट ने भी बड़ी सीरियसली लेवल पे संज्ञान लिया हुआ है और कांग्रेस भी अपना जो है रुख अपनाई हुई है, आक्रोशित कहें, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस को लगता है कि लोकतंत्र की हत्या हुई है। आप इसको लेकर के किस नजर से देखते हैं? देखिए, नैनीताल का घटनाक्रम और उस पर माननीय हाईकोर्ट की टिप्पणी, एसएसपी और उनका सारे प्रशासन तंत्र का कंडक्ट जिसमें डीएम भी सम्मिलित है, ये सब ये जताता है कि ये सरकार के अंदर जो आज की सरकार है उसमें लोकतंत्र सुरक्षित है, न पंचायती तंत्र सुरक्षित है, न लोगों का जनजीवन सुरक्षित है। आप खुलेआम हथियारों के बल पर, और जो हथियार लेकर के आए जिन्होंने अपहरण किया, वो कह रहे हैं लीडर अपोजिशन के लिए हमने उसको भी पेल दिया, हमने उत्तराखंड को बिहार बना दिया और अभी तक वो सब पकड़े भी नहीं गए हैं। क्योंकि उनको संरक्षण है, वो तो सत्ता के लोग थे, सत्ता ने वो सब मिलजुल करके करवाने का काम किया। नैनीताल के जिला पंचायत का अध्यक्ष पद का तो पूरी तरीके से अपहरण किया गया। उसके साथ पंचायती तंत्र और लोकतंत्र का भी अपहरण कर दिया गया। बिल्कुल। एक बात और जानना चाहेंगे, आप जब मुख्यमंत्री थे आपने गैरसैंण को लेकर के मुद्दा पूरे उत्तराखंड में सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। उस समय बहुत कम टाइम में आपने लगभग 8,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके एक राजधानी को स्थापित करने का प्रयास करा था। आज तक स्थायी राजधानी नहीं बनी 25 वर्षों में। स्थायी राजधानी बनी ही नहीं, बल्कि उसको ग्रीष्मकालीन राजधानी कह करके उसमें उस दिशा में भी कुछ नहीं किया। एक फाइल लेकर के कोई चपरासी तक ग्रीष्मकालीन राजधानी में अभी तक नहीं पहुंचा। एक अपमान है, जगह जगह बोर्ड लगा रखा भाजपा ने, एक ईंट नहीं लगाई भाजपा ने। उसके बाद जो काम हमारे समय में प्रारंभ हुए थे वही अभी भी चल रहे हैं। जो है गैरसैंण के एसडीएम बैठता था वहां, जब से इन्होंने ग्रीष्मकालीन राजधानी कहा एसडीएम का बैठना भी बंद हो गया। तो गैरसैंण, देखिए, माननीय हाईकोर्ट ने एक टिप्पणी की जो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि यदि गैरसैंण में राजधानी होती तो ये दर्द, ये स्थितियां नहीं होती जो आज राज्य की दिखाई दे रही है। और यही कारण से हम सब लोग जो है आंदोलनकारियों ने
कहा था गैरसैंण राजधानी, बिल्कुल। लेकिन हम सब लोग भी उसके पक्ष में आए बिल्कुल। और जब मुझे अवसर मिला थोड़ा बहुत मैंने अपना कर्तव्य निभाया। 2017 में मैंने उत्तराखंड से कहा कि मैं 2020 तक सारा निर्माण कार्य पूरा कर दूंगा और 2022 तक से पहले सरकार वहां पूरी तरीके से स्थानांतरित हो जाएगी राजधानी। लेकिन उत्तराखंड ने मुझे मत दिया नहीं, और तो ये अब मैं किससे शिकायत करूं? एक मतदाता महान मतदाता का निर्णय था, मैं उसको प्रणाम करता हूं। और जो स्थिति है और उस स्थिति को बदलने का यदि 2027 में अवसर देते हैं तो स्थिति को हम बदल देंगे। जो 2017 में कहा था उसको 2022 में पूरा कर देंगे। आप कांग्रेस के विश्व पितामह के रूप में जाने जाते हैं। अगर बात करें कांग्रेस आप ही से शुरू होती, जहां आप खड़े होते हैं वहीं से उसी रेखा वहीं से शुरू होती है। ऐसा नहीं, कांग्रेस का लंबा इतिहास है, लंबे बलिदान, आपका बड़ा योगदान है उत्तराखंड में। एक से एक प्रतिभावान लोग कांग्रेस में आज में है, मुझसे ज्यादा समर्पण वाले, कई गुना ज्यादा समर्पण वाले कार्यकर्ता है। मैं उन सबके उसको प्रणाम करता हूं और मैं भी उनके प्रयासों में अपना योगदान देने का निरंतर प्रयास कर रहा हूँ, 58 साल से कर रहा हूँ। एक बात जानना चाहते हैं, इस समय आपदा बहुत आ रही है उत्तराखंड में। 2013 में जब आपदा आई थी सबसे बड़ी आपदा के रूप में, और 8 महीने में आपने केदारनाथ धाम को 8 महीने में, जिसको 2 साल का समय लेकर के सरकार चल रही थी और साइंटिस्ट वगैरह सभी लेकर चल रहे थे, और आपने 8 महीने में वो एक पूरा रात दिन लेकर के सर्दी गर्मी में आपने निर्माण करा। आज लेकिन वहीं का वहीं अगर कहें तो उसको एक जो हमारा धार्मिक स्थल था, एक पर्यटन के रूप में, स्थल के रूप में जाना जा रहा है, पिकनिक स्पॉट। और जिस कारण जो विकास हो रहा है, जनता बोल रही है वो विनाश हो रहा है। आए दिन इतनी आपदाएं आ रही हैं, लेकिन सरकार उसमें अवसर ढूंढने का काम कर रही है। देखिए, वो मैंने नहीं किया, तो भगवान केदार का आशीर्वाद था और भगवान बद्री का आशीर्वाद था। सारी जनता जनार्दन जुटी, हमारे विधायकगण जुटे, हमारे मंत्रीगण जुटे, सारा प्रशासन तंत्र जुटा। अद्भुत सहयोग मुझको उस काम में मिला। इसीलिए वो 1.5 साल में असंभव काम, सारा राज्य शत विशत था। सबसे दुनिया में किसी राज्य में इतनी बड़ी आपदा नहीं आई जो आपदा उत्तराखंड में आई। तो उस आपदा से हम उबर पाए जो है। आपने ब्लॉक स्तर से अपनी राजनीति शुरू करी थी, उस समय छोटे चुनावों से। आज संजय नेगी ने भी ब्लॉक स्तर से राजनीति शुरू करी है। क्या आपने राष्ट्रीय स्तर तक की राजनीति का सफर जारी रखा है? और आज क्या संजय नेगी ने जो पद हासिल करा है देश प्रमुख का, क्या ये भी राष्ट्र लेवल तक जाने की क्षमता रखते हैं? आज भाजपा उत्तराखंड के ऊपर बोझ हो गई है। इस बोझ को हटाने के प्रयास में जो भी लोग लगे हैं, जो नौजवान लगे रहे हैं, मैं उनको मेरा आशीर्वाद है। उनमें से एक संजय नेगी भी है। बहुत दिनों से हर तरीके के लालच से परे वो भाजपा के खिलाफ मोर्चा जमा करके खड़े हैं। इसलिए जो है आज वो ब्लॉक प्रमुख के रूप में अपनी पारी उनकी पत्नी स्टार्ट कर रही है और ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख के रूप में वो पारी स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं उन लोगों को, उन्हें बुलाया, मैं उनको आशीर्वाद क्या 2022 की गलती क्या कांग्रेस दोबारा दोहराएगी? क्योंकि विपक्ष भी मान चुका था उस समय कि कांग्रेस की सरकार आएगी, बीजेपी पूरा मान चुकी थी, आप तो मान ही चुके थे। कहाँ चूक हुई इतनी बड़ी? कहीं कहीं चूक हुई, उस पर तो कांग्रेस को विचार करना है और कांग्रेस जनों को विचार करना है, कांग्रेस नेतृत्व को विचार करना है। मैं जो चूक मेरी समझ में आ रही है उसकी भरपाई कर रहा हूँ, सबको एकजुट करने का प्रयास कर रहा हूँ और मैं इसको सुनिश्चित करूंगा कि 2027 का चुनाव लगभग सारी कांग्रेस नेतृत्व एकजुट होकर के लड़े। जो पुराना जो गुटबाजी का 2022 को देखने को मिला था, इस समय क्या रावत जी उन सब गुटों को पार करके सबको एक मुट्ठी में बांध करके लेके चलेंगे? सबको चलना पड़ेगा, नहीं तो 2027 यदि हारे तो फिर 2032 तक इन सब का अस्तित्व मिट जाएगा। जो ये कह रहे हैं कि हमारा 2027 न सही, हम तो 2032 तक भी जवान रहेंगे, उन लोगों को भी गलतफहमी दूर हो जाएगी। जो कार्यकर्ता ही निकल जाएगा, नीचे का आधार निकल जाएगा। अब हमारा कार्यकर्ता तोड़ा जा रहा है, उसको बर्बाद किया जा रहा है। बहुत दुखी है कार्यकर्ता, जनता भी दुखी है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है, यदि 2027 में कोई भी व्यक्ति जो संपूर्ण ताकत नहीं लगा रहा है भाजपा को पराजित करने के लिए, वो जो है कांग्रेसी नहीं। आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इस समय उत्तराखंड की होप के रूप में हरीश रावत जी को लोग देख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता भी ये सोच रही है कि एक बार कांग्रेस को दोबारा मौका मिलना चाहिए। आप जो होप जनता आपसे लगा रही है, क्या उस होप को आप खराब करेंगे? भगवान ने जितने दिन दिए हैं जीवन के,
बूढ़ा व्यक्ति होता है घर का, वो खांसते रहता है ताकि चोर भी ना आए और जो परिवार के लोग हैं वो भी सजग रहे। मैं खांसता रहूंगा, मैं वही भूमिका अदा करूंगा। एक और अंतिम मैं सवाल आपसे, जी जी एक अंतिम सवाल आपसे, क्योंकि आप बहुत सीनियर लीडर हैं और बहुत उतार चढ़ाव आपने अपने जीवन में देखे हैं, संघर्ष भरा जीवन रहा है। कोई एक छोटी सी ऐसी घटना बताइए जो आप उत्तराखंड के लिए एक उम्मीद की किरण, जो यूथ के लिए जो राजनीतिक आइडियल रहते हैं, आप यूनिवर्सिटी के रूप में जाने जाते हैं, एक आप और एक नैना तिवारी, दो यूनिवर्सिटी से कई निकले हुए विधायक सांसद ने अपना जो है जीवन आज बड़े बड़े मंत्री पद पर रहे हैं, चाहे वो आज किसी की भी दल में हो, लेकिन आपकी यूनिवर्सिटी से बहुत सक्सेस नेता निकले हैं। क्या आगे भी आने वाले आपकी यूनिवर्सिटी से कई यूथ निकलेंगे? गैरसैंण में जिस तरीके से इस बार विधानसभा सत्र में कांग्रेस ने संघर्ष, एकजुट संघर्ष किया, वो हमारे लिए आशा का केंद्र है। और मैं समझता हूँ गैरसैंण की भावना को, जिसमें उन्होंने रात को वहीं बिताई, उस भावना को, संघर्ष की जो है कांग्रेस आगे लेकर के चलेगी। इस समय जो दूसरे घटनाक्रम हैं, जिनका बहुत सारे घटनाक्रम हैं, लेकिन उनमें ये घटनाक्रम सबसे ताजा है जो मुझे प्रोत्साहित करता है और मैं बधाई देना चाहूंगा। मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा, क्योंकि आप इस राज्य को बनाने में जो आपकी महत्वपूर्ण भूमिका उस समय रही है और आज तक आप अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। दूसरा, उत्तराखंड के कल्चर को और उत्तराखंड के रोजगार को जो आप अपने कल्चर से जोड़ने का काम करते हैं, आए दिन आप देखते हैं, हम काफल पार्टी हो गई या पहाड़ी जितने भी हमारे फूड व्यंजन हैं, उनको लेकर के आप प्रमोट करते हैं। ये जो आपके अंदर एक जो लोगों को जोड़ने की, साथ ही उत्तराखंड के कल्चर को पूरे नेशनल लेवल पे आप प्रेजेंटेशन देने का काम करते हैं, ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है? क्योंकि बड़े नेता इस टाइप का काम तो नहीं करते हैं, सिर्फ जमीनी जुड़े हुए नेता ही ये लोग काम करते हैं, तो ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है आपको? देखिए, पहली बात तो मैं ये करेक्ट कर दूं कि राज्य निर्माण में हमारी भूमिका सप्लीमेंट्री भूमिका थी। मुख्य भूमिका में राज्य आंदोलनकारी थे और ये राज्य बना हमारी माँ बहनों के बलिदान से, उनके संघर्ष से। मैं राजनीतिक दल के रूप में या व्यक्ति के रूप में कहीं किसी गलतफहमी में नहीं हूं। हाँ, हम सब लोगों ने उसमें थोड़ा थोड़ा योगदान देने का काम किया। हमने दो तरीके से योगदान दिया, तीन तरीके से। एक तो प्रारंभिक चरण में जब आंदोलन प्रखर उसमें था, तो उस समय हमने बातचीत केंद्र सरकार से करवा करके आंदोलनकारियों में आशा पैदा की, और ताकि संघर्ष बढ़े राज्य का जो है। और निरंतर मैंने केंद्रीय सरकार के स्तर पर, मंत्रियों के स्तर पर बातचीत आयोजित करवाई और उसमें हमने बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व किया। और अप्रत्यक्ष रूप से मैंने कांग्रेस को भी इन्वॉल्व किया, क्योंकि कांग्रेस उस समय तक छोटे राज्यों के पक्ष में नहीं आई थी। उनको इन्वॉल्व किया और पहले से भी कांग्रेस के बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे। तो वो हमारी इस भूमिका ने उनके लिए प्लेटफॉर्म बनाया कि वो कांग्रेस के साथ आए। दूसरी भूमिका हमारी उस समय पैदा हुई जब राज्य, देवगौड़ा जी के घोषणा के बाद भी राज्य नहीं बन पाया और भाजपा आई, तो भाजपा ने भी शुरू में रुचि नहीं दिखाई, तो एक निराशा लोगों में पैदा हुई। और उस निराशा काल में कुछ आंदोलनकारियों ने, जिनमें दिवाकर भट्ट जी, पूरन सिंह डंगवाल जी आदि सब लोग सम्मिलित थे, धीरेन्द्र प्रताप जी, बड़े नाम, हाँ, आदि सब, तो इन सब लोगों ने एक बैठक की और उस बैठक में मुझको भी बुलाया। दिवाकर भट्ट जी को संघर्ष समिति का अध्यक्ष बनाया और मुझको उसका संयोजक बनाया। और हमने उसके बाद, मेरे संयोजक बनने के बाद, एक बड़ी रैली दिल्ली में आयोजित की, जो बहुत, वो भी बड़ी थी, मतलब उतनी बड़ी नहीं थी जितनी पहले हुई थी, लेकिन एक बड़ी रैली हुई। तो उससे आंदोलनकारियों के जो एनसीआर क्षेत्र में थे उनमें नई आशा जगी और राज्य में भी, राज्य के अंदर भी, उत्तराखंड में भी आंदोलनकारियों में नई स्फूर्ति आई। और हमने दिल्ली को टारगेट बनाया, दिल्ली और एनसीआर को, ताकि निरंतर समाचार जाए केंद्र सरकार से कि राज्य मांग रहे, संघर्ष की ज्वाला जली हुई है, ये संदेश अटल बिहारी सरकार तक जाए। और उसकी परिणति तब हुई जब हम एक जुलूस लेकर के अचानक प्रधानमंत्री के आवास
तक घुस गए। प्रथम दूसरी चक्र को हम भेद करके उनके गेट तक पहुंच गए और उनके गेट के पास में एक नीम का पेड़ था। उस नीम के पेड़ के ऊपर चढ़ करके कमला रावत जी हमारी सल्ट की ब्लॉक प्रमुख रही थी और एक मूर्धन्य आंदोलनकारी उनकी बेटी थी, तो उसने, आप स्वर्गीय हैं, तो उन्होंने काला झंडा बांध दिया। तो उसको एम करके गोली मारने के लिए कोई एसपीजी का व्यक्ति वो कर रहा था, तो मैंने उससे हाथ जोड़ दिए और उसने मुझे पहचान लिया। एसपीजी के व्यक्ति ने, वो पहले जो है राजीव जी के साथ रह चुका था, तो उसने मुझे पहचान लिया। मैं नीचे गया और मुझसे कहा, साहब उतरिए और जाइए, उतरिए और जाइए। मैंने अपने लोगों को सबको उतारा। मैंने कहा, हो गया, तुमने प्रदर्शन कर दिया बात। और हमको तब तक पुलिस भी आ गई, दिल्ली पुलिस, वो हमको भर करके चाणक्यपुर थाने में ले गई। तो उससे एक बड़ी खलबली मची कि उत्तराखंड आंदोलनकारी और प्रखर प्रखर हो रहे करके। इसी दौरान जो तीसरी हमने भूमिका अदा की, उसमें हमारे सारे छोटे छोटे पीसीसी के मेंबर, जब कलकत्ता में कांग्रेस का प्लेनरी हुआ, तो उस प्लेनरी में जो है हमने एक प्रस्ताव माधवराव सिंधिया के माध्यम से रखवाया, राजनीतिक प्रस्ताव, कि कांग्रेस छोटे राज्यों के निर्माण की, जहां से भी विधानसभाओं से प्रस्ताव आए हैं, उसके पक्ष में है। तो माधवराव सिंधिया जी ने प्रस्ताव रखा, मैंने और राजेश पायलट ने उसको सेकंड किया, मीरा कुमार जी अध्यक्षता कर रही थी और जितेंद्र प्रसाद जी ने सारा माहौल बनाया, क्योंकि केसरी जी छोटे राज्यों के विरोध में थे। अच्छा। तो उनको वो कहीं और वार्ता के लिए चले गए थे। हमने उस अवसर का फायदा उठा करके राजनीतिक प्रस्ताव पारित करवा दिया और वो जिससे राज्य जब तत्काल ब्रॉडकास्ट भी हो गया। अच्छा। तो पीछे हटने का तो कोई, ये सब मूर्धन्य नाम थे एक से एक, जिनको जिन लोगों ने इसमें मदद की थी। तो उसका परिणाम ये हुआ कि एक कंसेंसस बन गई, नेशनल कंसेंसस, और उसी के परिणाम स्वरूप अल्पमत में होते हुए भी अटल जी की सरकार राज्य बनाने के, संविधान संशोधन के लिए उनके पास बहुमत नहीं था। तो वो बहुमत बनाने में इस कंसेंसस ने बहुत बड़ा योगदान दिया और हमारे पक्ष में आने के बाद जो है मुलायम सिंह और मायावती जैसे लोगों का विरोध भी थमा और वो भी पक्ष में आए और राज्य निर्माण का जो बिल था वो सर्वसम्मति से पारित हुआ। सर्वसम्मति से लोकसभा उन्होंने एक हिमालयी राज्य के रूप में इसको बनाने का काम किया। वर्तमान में आपने मुझसे अपने उसमें एक सवाल किया, कल्चर वाला, कि कल्चर दूसरी ये सब जो प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये राज्य बनाने का कि उत्तर प्रदेश ने हमारा कुछ बिगाड़ा थोड़ी था। हमको इतने बाद में बिगाड़ा, जब ये मुलायम सिंह जी के वक्त में मुजफ्फरनगर में यहाँ जो कांड हुआ, खटीमा आदि जगहों पर गोली चली, तब बिगाड़ पैदा किया इन्होंने। नहीं तो उत्तर प्रदेश के इतिहास में उस समय तक जब हम राज्य बने तो 27 साल तक उत्तराखंड के लोग मुख्यमंत्री रहे। बहुत बड़ी बात, तिवारी जी रहे। और राजकीय सेवाओं में उत्तर प्रदेश की विशाल राजकीय सेवाओं में हमारा हिस्सा कभी भी 19% से नीचे नहीं आया, जबकि छोटा सा ये, जबकि जनसंख्या के हिसाब से बहुत छोटे वो थे। उत्तर प्रदेश तो ऐसा नहीं है कि कोई बिगाड़ क्यों देते। हम एक हिमालयी राज्य के रूप में अपनी व्यवस्था को, अपनी संस्कृति को, अपनी भाव को, सब चीजों को अपने तरीके से, अपने मिट्टी, अपने भावना, अपने खान पान, रहन सहन, उसको आप आगे बढ़ा के आधार पर एक हिमालयी राज्य के रूप में अपने परिवेश को संरक्षित करते हुए आगे बढ़ना चाहते थे। तो मुझे ये संस्कृति की प्रेरणा, खान पान आदि की प्रेरणा या दूसरी चीजों की जो उत्पाद हैं आदि को प्रमोट करने की प्रेरणा उस भावना से मिली जो उत्तराखंडियत का मूल था, भावना का, जो इसकी जड़ कर सकता है, जो जमीन से जुड़ा हुआ नेता होता है वही। तो मैंने उसके आग्रह को समझा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं इसलिए जब सरकार में भी था तो हमने सैकड़ों ऐसी पहले प्रारंभ की इस दिशा के अंदर। जब हम सरकार से हटाए गए तो उसके बाद भी जो है व्यक्ति काम जारी रखा, और व्यक्ति के रूप में मैंने अपना वो प्रयास जितना मैं कर सकता हूँ जारी रखा है, वो जारी रखा है। और मुझे ये कहते हुए बेहद खुशी है,
कई उत्पादों का जिनका मैंने प्रचार किया है, आज मंडुआ जो है विश्वव्यापी स्वीकृति प्राप्त कर चुका है। मंडुए का पहले लोग रोटी खाते थे, अब तो बिस्किट और ये सब चीजें बड़ी पॉपुलर हो गई है। हाँ, गेठी जैसे एक बड़े वाले नींबू जो पीले वाले नींबू जो है, माल्टा आदि जो है, इनको एक अलग स्वीकारोक्ति जो है राष्ट्रीय स्तर पर मिल रही है। इसकी मांग बढ़ रही है। उत्तराखंड के हर उत्पाद की मांग बढ़ रही है। आप आश्चर्य करेंगे, हमारे गांव घर में एक भैंस को खिलाने के लिए भिलमोड़ा काटते हैं। मैंने उस भिलमोड़े की चटनी का प्रचार किया कि इसमें क्या क्या तत्व है। आज भिलमोड़े की चटनी की मांग भी हमारे जो होम स्टेज बनी हुई है उनमें हो रही है। आप टिहरी डैम के अंदर जाइए, कई होम स्टे हैं मूर्धन्य जो है, जो उस चटनी का को गुजरात के भाई जो है, अरे भाई वो चटनी खुद मतलब हमारे भिलमोड़े घास की चटनी को, क्योंकि उसमें भी अपने तरीके के तत्व है। अब मैं चंद्रा जैसी घास को प्रमोट करने में लगा हूँ, जो ये ऐतिहासिक पल है। हाँ, जो हमारे अंदर किसी को डायबिटीज है तो उसका इलाज है। तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं। इस धरती में अद्भुत चीजें हैं, इसकी मिट्टी में अद्भुतता है, विविधता है नाना प्रकार की। तो एक हमारा दायित्व है, जिस मिट्टी ने हमको यहाँ तक पहुंचाया, यदि हम जीवन के अंतिम क्षण तक कुछ प्रतिदान दे सकते हैं, कुछ वापस लौटा सकते हैं, तो वो लौटाना चाहिए। मैं वही करता हूँ, बाकी कुछ नहीं। दूसरी रावत जी आपसे जानना चाहते हैं, वर्तमान में अभी हम देख रहे हैं कुछ समय से हरक सिंह रावत जी बड़े अपने जो जिस नाम से जाने जाते थे, बड़े नेता हैं भाई कांग्रेस के, आज अपना जो है कांग्रेस को एकजुट करने में जो भी संजीवनी मिली है कांग्रेस को, और सभी नेता देख रहे हैं हम एक मंच पे आ रहे हैं, क्या ये 2027 में संजीवनी बूटी के रूप में हरक सिंह जी साबित होंगे? विधायकों की एकजुटता और रात वहां सोने से एक संघर्ष की प्रेरणा मिली। उस प्रेरणा को हमने अपनी एकता के रूप में दिखाने का प्रयास किया। मैंने सबको आमंत्रित किया। मैंने कहा मैं आप सबका अभिनंदन करना चाहता हूं, और वो अभिनंदन करने वालों में श्री हरक सिंह जी भी थे। और हरक सिंह जी अपनी बात को दमदारी के साथ कहते हैं, और एक बात उन्होंने दमदारी के साथ कही कि भाजपा के राज में किस तरीके से रुपयों की वसूली हो रही थी, लूट खसोट हो रही थी। तो ये बड़ा एक्सपोजर था। उन्होंने कहा मैं भी, मुझसे भी कहा गया कि ये करो करके। तो ये बड़ा एक्सपोजर था। इससे भाजपा का जो नैतिक बल था राज्य के अंदर, वो नैतिक बल समाप्त हो गया। अब तो त्रिवेंद्र रावत जी ने भी स्वीकार करा भी। हाँ, भाजपा नैतिकता की दुहाई अब नहीं दे सकती है। अब सबको मालूम हो गया कि अनैतिक तरीके से धन संग्रह करती है भाजपा, और आज भी वो लूट जारी है। इसीलिए जब मैं झूठ लूट फूट की सरकार नहीं चलेगी कहता हूं, तो इसीलिए कहता हूं झूठ लूट फूट ये तीनों पर आधारित है। तो हरक सिंह जी ने के बयान ने उसको गति देने का काम किया, और उनके सीने में भाजपा के कई पाप दफन है। अब उन पापों को कब कब उगलते हैं उसकी प्रतीक्षा है, देखते हैं। एक रावत जी आपसे जानना चाहेंगे, आज 25 वर्ष हो गए हमारे उत्तराखंड को बने हुए, गैरसैंण जैसी जगह को जो हाईलाइटेड है, और वहां पर एक हर साल इतना पैसा भी खर्च होता है, वहां पर सरकारी हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है, स्कूलों में शिक्षक नहीं है, और रोडें 10 फुट की हैं। तो ये आज सरकार को बने हुए 12-13 साल हो गए हैं, लगभग अब 3.5 साल पूरे होने वाले हैं। जब हम किस बात की विकास की बात करें? ये तो सारे उत्तराखंड की विडंबना है, पूरे उत्तराखंड की। यहां तक कि मैदानी क्षेत्रों की भी विडंबना है, देहरादून के यही विडंबना है। ये तो पूरे पहाड़ की बात करें तो पहाड़, पूरे पहाड़ में मैदान में भी ये हाल है, हरिद्वार में भी ये हालत है, देहरादून में यही हालत है। क्या बड़ा देखिए, इनको सरकार चलाने और व्यवस्था चलाने के लिए शऊर चाहिए, और शऊर और समर्पण दोनों चाहिए। इनके पास न शऊर है न समर्पण है, इनके पास केवल माल इकट्ठा करने के लिए भावना है। तो ये उस भावना से काम कर रहे हैं। कांग्रेस के लिए 2027 में हम ये कह सकते हैं कि भगवान कृष्ण ने जैसे महाभारत का युद्ध पूरा सभी को साथ लेकर लड़ा था, तो आप जो है उस भूमिका को निभाने के लिए तैयार हैं? आपने बहुत सही तरीके से मेरी
भूमिका को परिभाषित किया। और मैं समझता हूँ कि 2027 के लिए हम एक युधिष्ठिर खोज पाएंगे और बाकी जो चारों पांडव है वो युधिष्ठिर के साथ सहयोग करेंगे। तो ये चलिए, आपने इतना बढ़िया फॉर्मूला करवाया और मैं भी जो है अपना अनंत लोक के लिए बड़े बड़े जो है संतोष के साथ उसके लिए प्रतीक्षा करूंगा। तो बहुत धन्यवाद आप। चलिए, मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा जो उत्तराखंड की होप है हमारे बीच में, आज आपने कीमती समय दिया, इसके लिए पूरे पॉडकास्ट चैनल की तरफ से, अपनी टीम की तरफ से मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। ऐसी ही महान शख्सियत को आपके बीच फिर रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड। थैंक यू।